गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। और साइंस में हम हमारा कौन सा 2 लेसन पढ़ चुके हैं। तीसरा लेसन हमारा स्टार्ट हो गया था रेशों से वस्त्र तक, है ना। तो रेशों से वस्त्र तक में आपने पहले क्या पढ़ा कि किस किस से हमको जो धागे बनते हैं वो किस किस से बनते हैं, है ना। किस किस से हमें ये प्राप्त होता है, ये आपने पढ़ा। आपने पढ़ा कि पादप रेशे कौन से होते हैं, प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं, है ना। उसके बाद ऊन किससे प्राप्त होता है, तो ऊन हमें किससे प्राप्त होता है? भेड़ से प्राप्त होता है ना। फिर ऊन कैसे बनाए जाते हैं, उसके कितने चरण हैं, तो हमने उसके 6 चरण पढ़े। कौन कौन से 6 चरण पढ़े हमने? पहला हमने पढ़ा कि ऊन की कटाई, है ना। पहला हमने क्या पढ़ा? ऊन की कटाई। तो क्या है? भेड़ के शरीर की त्वचा से बालों को अलग करना क्या कहलाता है? ऊन की कटाई कहलाता है ना। भेड़ों के शरीर से त्वचा से बालों को काटना, अलग करना क्या कहलाता है? ऊन की कटाई कहलाता है। फिर हमने क्या पढ़ा? अभिमार्जन। क्या पढ़ा? अभिमार्जन। तो फिर वो त्वचा सहित उतारे गए बालों को, जो बाल उतारे जाते हैं उसको टंकियों में डालकर धोया जाता है, ये क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। उसके बाद हमने आप क्या पढ़ा कि छटाई, है ना। छटाई, अभिवार्जन के बाद जो ऊन प्राप्त होती है तो गांठ वाली रुई और दूसरी रुई को गांठ वाली ऊन और दूसरे ऊन को अलग पृथक करना, ये क्या कहलाता है? छटाई कहलाता है। तीसरा हमने पढ़ा छटाई। चौथा हमने पढ़ा सुखाना, है ना। तो बालों को सुखाने के लिए, है ना, बालों को सुखाया जाता है। फिर उसमें से जो छोटे छोटे फूले हुए गांठ के समान जो रहते हैं उसको अलग किया जाता है। कोमल रेशे को और जो कठोर रेशे गांठ के समान वाले रेशे रहते हैं उनको अलग किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? बर कहते हैं ना। फिर इसको उसके बाद क्या किया जाता है कि इसके पास रेशे को पुनः परिमार्जन, फिर से अभिमार्जन करके फिर से इसको सुखाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा रंगाई, है ना। अभिमार्जन के बाद क्या है? रंगाई। तो अब जब वो ऊन प्राप्त हो जाती है तो उसको अलग अलग कलर में रंग में रंगा जाता है ना। रंगाई की जाती है। मैंने बताया था कि भेड़ के बाल मतलब या तो काले होते हैं, सफ़ेद होते हैं या भूरे होते हैं। तो उसके अलावा भी मतलब काला, भूरा और सफ़ेदी ऊन तो नहीं होती, कई कलर की ऊन होती है। तो ऊन को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा रंगाई के बाद रीलिंग। सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा? रीलिंग। तो इनके रेशों को सुलझा कर, रीलिंग क्या है? जो रेशे बनते हैं, ऊन के रेशे बनते हैं, इसको सुलझा कर धागे के रूप में लपेट कर, इसको लपेट कर समेट कर गोला बनाया जाता है। ये क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है। सुलझा कर मतलब जितने रेशे प्राप्त होते हैं उसको सुलझा कर धागे के रूप में मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। अब इसके बाद हमने ये देखा था कि पहले ऊन हमने 2 प्रकार के वो पढ़े थे कि किस किस से ऊन प्राप्त, रेशे प्राप्त होते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि जंतु से, और दूसरा हमने पढ़ा था रेशम कीट, ठीक है ना। एक हमने पढ़ा था जानता रेशे और दूसरे हमने क्या पढ़े थे? प्राकृतिक रेशे। जो जानता रेशे में हमने क्या पढ़ा? ऊन पढ़ा। और प्राकृतिक रेशे में अब क्या पढ़ रहे हैं? रेशम। क्या पढ़ रहे हैं? रेशम। तो अब जानता मतलब प्राकृतिक रेशे नहीं, जानता रेशम में हमने 2 पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था ऊन और दूसरा पढ़ा था हमने क्या? रेशम कीट। तो रेशम कीट भी क्या है? जंतु है ना। तो रेशम कीट भी हम क्या कहलाता है? जानता रेशे कहलाते हैं। रेशम कीट भी क्या कहलाता है? जानता रेशे कहलाते हैं। रेशम कीट भी जानता रेशे, क्योंकि ये रेशम कीट से प्राप्त होता है ना, कीड़े से प्राप्त होता है, इसलिए क्या है? ये जानता रेशे। इसके बाद रेशम कीट पालन, है ना। रेशम कीट पालन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है कि रेशम के कीट को, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है ना। मतलब किसी भी चीज़, जैसे ऊन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता? भेड़ वगैरह को पाला जाता था, वो मैंने आपको कल बताया था। तो इसी प्रकार रेशम प्राप्त करने के लिए भी रेशम कीटों को पालना क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम कीट पालन कहलाता है। अब इसके प्रकार की रेशम, आपने रेशम के कपड़े भी देखे होंगे, रेशम की साड़ियाँ देखी होंगी आपने ना, रेशम के कुर्ते देखे होंगे। तो रेशम कैसा रहता है ना, चिकनापन रहता है, चमकीला रहता है रेशम। तो अब रेशम कीट से रेशम किस प्रकार से बनाया जाता है उसके हम चक्र देखते हैं। तो अब रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम कीट का जीवन चक्र कि रेशम कीट से रेशम कैसा बनता है, वो उसके जीवन चक्र को हम देखते हैं। तो क्या है
है ना। पहला क्या है, रेशम कीट, है ना, रेशम कीट, फिर कोकून और कोकून में विकसित कीट, ये इसके चक्र हैं। रेशम कीट प्राप्त करने के लिए उसके चक्र हैं। अब क्या है कि यहाँ मैंने आपको डायग्राम बताया है, यहाँ आपका डायग्राम है, ये देखिए आपका ये डायग्राम आपका दिख रहा होगा यहाँ पे। इस डायग्राम में रेशम कीट का जीवन चक्र बताया गया है। रेशम कीट का क्या क्या है, जीवन चक्र आपको बताया गया है। तो क्या है, नर और मादा के द्वारा ही रेशम कीट होता है। तो क्या होता है, जब मादा मतलब मादा रेशम है जो, तो क्या करती है, अंडे देती है। जब मादा क्या अंडे देती है, अंडे किस में देती है, और रेशम कीट किस में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। किस पे रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। जब वो अंडे देती हैं तो देखो सहतूत के पेड़ में ज़्यादा रहते हैं। रेशम कीट किस में पाए जाते हैं, सहतूत के पेड़ में पाए जाते हैं। तो जब ये सहतूत की पत्ती पर अंडे देती है, तो यहाँ देखिए आप सहतूत की पत्ते पर आपको अंडे दिखाई दे रहे हैं। सहतूत की पत्ती पर क्या करते हैं, ये अंडे देती हैं। इसके बाद जो अंडे देती हैं ये, उनसे क्या बनता है, लार्वा बनता है। इन अंडों से क्या बनता है, लार्वा बनता है। तो ये लार्वा क्या कहलाता है ना, लार्वा क्या कहलाता है, रेशम कीट। लार्वा जो रहता है तो वो क्या कहलाता है, रेशम कीट कहलाता है, जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशम कीट को कैटरपिलर भी हम कहते हैं। तो क्या है, मादा अंडे देती है, सहतूत के पत्ते पर अंडे देती है, और जब उसके अंडे के बाद क्या होता है, उनसे क्या बनता है, लार्वा निकलते हैं। वो अंडे से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं, जो रेशम कीट या कैटरपिलर कहलाते हैं। अब ये किस प्रकार से विकसित होते हैं, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ उसको, कि कैटरपिलर अपने जीवन चक्र में अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए क्या होता है, धीरे धीरे इनके आकार में वृद्धि होती जाती है। इनका आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, इनका आकार कैसा होता है, रेशम कीट का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और ये बढ़ के क्या होता है, तैयार होता है। जब ये तैयार हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्यूपा या कोकून कहते हैं, है ना। जब ये लार्वा, रेशम कीट लार्वा जो रहता है कैटरपिलर, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और बढ़ के क्या होता है, ये जब विकसित हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, प्यूपा या कोकून कहलाता है। ठीक है, अब क्या है कि जो प्यूपा रहता है, ये जो प्यूपा रहता है अपने इर्द गिर्द एक जाल बुनता है। क्या करता है, अपने चारों ओर एक जाल बुनता है, और यह जाल उसे अपने स्थान में ही बनाए रखने के लिए, जो ये जाल रहता है उसे अपने स्थान पर ही बनाए रखने के लिए सहायता करता है ना। क्या सहायता करता है, फिर ये क्या होता है, अंग्रेजी के आर्ट के समान, है ना, अंग्रेजी के आर्ट के समान। ये देखो आप, ये है ना, ये क्या, आर्ट, अंग्रेजी के आर्ट के समान ये विकसित होता जा रहा है। मतलब जो इसका सिर है पीछे की तरफ, ये अंग्रेजी के आर्ट के समान ये क्या हो रहा है, विकसित होता जाता है। और एक मतलब अपने सिर से क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय जो मतलब जब ये गति होती है तो कैटरपिलर पतले तार के रूप में, है ना, पतले तार के रूप में क्या करता है, प्रोटीन ना, प्रोटीन से बना एक रस स्रावित करता है। कैटरपिलर प्रोटीन से बना एक रस स्रावित करता है, जो कठोर होकर क्या होता है, ये रस जो स्रावित करता है वो क्या होता है, कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है, सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जो ये लार्वा होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और ये अपने सिर के पीछे एट के आकार का आगे पीछे बढ़ता, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ता जाता है। फिर क्या होता है, ये एक तार के रूप में क्या है, प्रोटीन से बना रस स्रावित होता है, और धीरे धीरे ये क्या सूखकर रेशम बन जाता है, रेशम का रेशा बन जाता है। अब क्या होता है, इसके बाद जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह रेशम के रेशों से ढक लेता है। क्या करता है, ये अपने को रेशम के रेशों से ढक लेता है, और क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है, कोकून बन जाता है। जब रेशम के रेशों से पूरी तरह ढक जाता है तो क्या बन जाता है, ये प्यूपा बन जाता है।
इस आवरण को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। इस आवरण को क्या कहते हैं? हम कोकून कहते हैं ना। जो ये ढक लेता अपने शरीर को पूरी तरह, तो ये क्या कहलाता? प्यूपा बन जाता है। इसको हम कहते हैं, आवरण को जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। अब इस कोकून के अंदर क्या होता है? इसका विकास होता है ना। कोकून के अंदर ही इसका रेशम का उसका विकास होता है। कीट का बाकी का विकास जो मतलब हार्ड बनता है उसका विकास, कीट का विकास इस कोकून के अंदर ही होता है ना। रेशम का अब क्या है इसके अंदर होता है, तो उसके बाद के जो मैंने बताया ना कि कैसे रेशम कीट तार के समान में हो जाता है, तो ये जो पूरी क्रिया होती है वो किसके अंदर होती है? कोकून के अंदर होती है। अब कोकून के अंदर देखो विकसित कीट है ना, कोकून के अंदर ये विकसित कीट है ना। इसके बाद ये बताया कि प्रोटीन से बना रस स्रावित करता है, जिससे ये तार के रूप में हार्ड हो जाता है और रेशम बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि रेशम कीट का जीवन चक्र कैसे होता है? पहले क्या होता? मादा अंडे देती है ना। किस पे? सहतूत की पत्ती पर। किस पर देती है? सहतूत की पत्ती पर अंडे देती है, जो लार्वा है ना। इसे रेशम कीट और या कैटरपिलर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे अपने सिर से आर्ट के आकार का एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये बढ़ता जाता है, और उसके बाद ये इसमें क्या है? प्रोटीन रस के समान एक रस स्रावित करता, प्रोटीन से बना हुआ एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कैटरपिलर उसमें क्या होता? पूरी तरह कैटरपिलर अपने को पूरी तरह से उसमें रेशम कीटों से ढक जाता है और हार्ड हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। और कोकून के अंदर ही क्या होता है? इसका विकास होता है। इस प्रकार से रेशम बन जाता है। तो रेशम के कीटों का जो रेशम बनता है, रेशम के रेशों का उपयोग किस में किया जाता है? किस में किया जाता है? रेशम बनाने में किया जाता है। तो जो रेशम का तार रहता है इतना मजबूत रहता है जैसे स्टील का तार होता है, जैसे स्टील का तार होता है उस प्रकार रेशम का जो धागा रहता है वो भी बहुत मजबूत रहता है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि रेशम कीट से रेशम किस प्रकार बनाया जाता है। तो रेशम का धागा किससे बनाया जाता है? रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, है ना। रेशम कीट क्या होते हैं? अनेक किस्म के होते हैं, और जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। अब आपने देखा होगा कि रेशम के कपड़े भी कई प्रकार के रहते हैं, जैसे कोसा सिल्क बोलते हैं, मूंगा सिल्क कहते हैं, है ना। रेशम के कपड़े जो रहते हैं कई प्रकार के, जैसे किसी अपन मूंगा सिल्क बोलते हैं, कोसा सिल्क बोलते हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। रेशम से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार आज आपने क्या देखा कि रेशम कीट से कैसे रेशम बनाया जाता है ना। पहले हमने देखा रेशम क्या है? जानता रेशे हैं जो जंतु से प्राप्त होते हैं। फिर रेशम कीट पालन हमने देखा, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट कहलाता है। फिर रेशम कीट का जीवन चक्र देखा कि किस प्रकार से पहले वो कैटरपिलर प्यूपा बनाता है लार्वा से, उसके बाद वो अपने चारों रेशम को ढक लेता अपने को चारों तरफ से, और कोकून प्यूपा के रूप में विकसित होता है। इस कोकून के अंदर इस कीट का विकास होता है और धीरे धीरे फिर बाद में वो रेशम धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आज बच्चों हमने ये पढ़ा, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे रेशम के कीड़े से रेशम बनता है। इसके आगे का हम फिर देखेंगे।